हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस हफ्ते जितने भी मॉक हुए थे उनके मैथ के अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये रहा पहला क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आप चाहो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देख रखा होगा। क्या गिवन है आपको इस सवाल में? आपको ये गिवन है कि दो टाउन हमारे पास है, एक्स और वाई। फिर आपको ये गिवन है कि जो टाउन वाई था उसकी पॉपुलेशन 800% ज्यादा थी। तो टाउन एक्स में पॉपुलेशन अगर 1 थी तो वाई की पॉपुलेशन होती 9। इतना आपको समझ में आया। फिर क्या गिवन था कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो एक्स की पॉपुलेशन है वो T% से बढ़ी और वाई की पॉपुलेशन T% से डिक्रीज हुई। ठीक है, आपको बताना है कि टी की क्या वैल्यू है। अच्छा, वाई की पॉपुलेशन T% से डिक्रीज हुई और एक्स की पॉपुलेशन T% से बढ़ी। तो मैं पर क्या लिख सकता हूँ? देखो, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक साल अगर T% का इंक्रीज हुआ तब मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिख सकता हूँ 100 + T डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब क्योंकि दो बार इंक्रीज हुआ तो मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये किसके बराबर है? यहाँ पर हम लिखेंगे 100 - T डिवाइड बाय 100 इसका होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर का 100 है वो तो दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा कि जो 100 + T अपॉन 100 - T है, ये कितना आ जाएगा? 9/1। इसका आपने अंडर रूट ले लिया तो आपके पास 3 आ गया। यहाँ से आपको टी की वैल्यू सॉल्व करनी है और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, कंपेयर टू डिवाइड इंटू कर लो तो आपके पास आ जाएगा 100/T बराबर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि 3 और 1 होगा 4/2। ठीक है, तो काटा तो यहाँ पर 2 रह गया। टी की वैल्यू कितनी आएगी? 50। 50 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। करिए इस क्वेश्चन को। तो देखने में काफी बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन और है भी काफी बड़ा। क्या गिवन आपको सवाल में? एक सोसाइटी में 500 लोग हैं जिसमें से 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी, 48% बैडमिंटन, 18% कोई भी गेम नहीं खेलते, 5% तीनों गेम खेलते हैं, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा खासा समय आपको इस क्वेश्चन को करने में लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखो, बेसिक मैं आपको समझा के चलूंगा। ये ऐसे मैंने वेरिएंट डायग्राम बना लिया, थोड़ा ठीक से और बनाते हैं। ये आपका वेरिएंट डायग्राम है। अब देखो, इस वेरिएंट डायग्राम में यहाँ पर जो ये हिस्सा है ये उसको शो करता है जो तीनों गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये हिस्सा वो शो करता है जिसमें दो गेम कॉमन है। ठीक है, कोई भी दो गेम हो सकते हैं वो। तो टोटल में क्या लिख सकता हूँ? पहले तो आपको पता है कि सोसाइटी के लोग हुए 100%। अब 100% में से 18% वो होते जो कुछ भी नहीं खेलते, यानी कि 82% बचा। तो जो 82% है वो किसके बराबर है? ऐसे समझो आप, 82% किसके बराबर है? अब देखो, इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने लोग थे जो खेलते थे क्रिकेट? 45%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 45%। प्लस ऐसे कितने लोग थे जो हॉकी खेलते थे? 29%। ऐसे कितने लोग थे जो बैडमिंटन खेलते थे? 48%। अब इसमें से माइनस भी तो करोगे क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें रिपीट भी तो हो रही है ना, क्योंकि चीजें यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं तो हमको उन्हें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से पार्ट ओवरलैप कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर गिवन है कि 6% लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग -6% लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि 27% लोग हुए हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, यानी यहाँ पर हम -27% करेंगे। ठीक है, माइनस, अब देखो कौन कौन से गेम संग में हो गए? क्रिकेट हॉकी, क्रिकेट बैडमिंटन, यानी कि जो हॉकी बैडमिंटन साथ में खेल लेते, हॉकी और बैडमिंटन, उसको अगर मैं एक्स मान लूँ तो -X% आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और क्या प्लस में लेना पड़ेगा? जो कि तीनों गेम खेल रहे हैं, 5% तीनों गेम खेल रहे हैं। तो ये आपकी इक्वेशन एक बनी। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू पता चलने वाली है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे ना तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13%। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अगर ऐसे सॉल्व करा है तो क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। 13% एक्स की वैल्यू है, यानी कि जो लोग हॉकी और बैडमिंटन खेलते थे वो वैल्यू आपके पास 13% आ रही है। अब ये मैं मान लेता हूँ कि बैडमिंटन है, ये क्रिकेट है और ये हॉकी है। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, बैडमिंटन कितने परसेंट खेल लेते हैं? आपको पता है 48%। इतने लोग बैडमिंटन खेल लेते हैं, पर इसमें से हमको कुछ माइनस भी तो करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? ओनली बैडमिंटन, तो इसमें से हम लोग काफी वैल्यू तो भी माइनस करेंगे।
जैसे पहला हिस्सा हमको ये माइनस करना पड़ेगा, जो लोग बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेल लेते, ठीक है, वो कितना निकाला मैंने 13%, तो इसमें से पहले हम 13% माइनस करेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब और इसमें से क्या माइनस करेंगे, देखो 27% लोग वो थे जो कि क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल लेते हैं, यानी कि ये हिस्सा 27%, इसको भी माइनस करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो इसको भी हमने माइनस कर दिया, है ना। पर एक चीज अगर आप ध्यान दो, तो बीच वाले ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर जो तीनों में थे, ये सब आपको 2 बार माइनस हो गया, तो इसको एक बार ऐड भी करना पड़ेगा। ये कितना था 5%, तो +5% यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज में आपके पास आ गया वो लोग जो केवल बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब ये वैल्यू कितनी हुई, आपने देखा कि 8% बचा, 8% और 5% यानी कि 13%। आपको 13% निकालना है, किसका, 13% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो कि आपके पास 500 है। कितना आंसर आ जाएगा 65, ये करेक्ट आंसर है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग खुद देखो। अगर आपकी वेरिएंट डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और ये इसको करने का सबसे अच्छा अप्रोच है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और जो भी लोग आलतू फालतू पढ़ाते रहते हैं उनको बोलो कि ऐसे क्वेश्चन आपको करवाया करें, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। ये सवाल अगर पेपर में आ गया तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज अगर आपको नहीं पता तो ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, वहां पर ऑप्शन से कुछ नहीं होने वाला, वहां पर दिमाग लगा के आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज आपको आनी चाहिए कि कैसे हम यहाँ पर जो टोटल आता है 82%, इसको कैसे लिखेंगे इसके टर्म में, ठीक है। तो ये सब चीज भी आप लोग देखा करोगे कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है, और उसी तरफ जाओ, ठीक है। अगर कोई और चैनल भी आपको ऐसा मिल रहा है जो ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा है, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो करो। ऐसा नहीं कि वही घिसी पिटी चीज आप पढ़े जा रहे हो कि प्रॉफिट आपको दे दिया 20%, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सवाल आपको पता है कि आएगा भी तो कर ही दोगे आप। तो ऐसी चीज पढ़ो जिससे आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या गिवन है सवाल में आपको, अ सम ऑफ 1250 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी। टोटल शेयर बीओडी का जो है वो 14/11 है, ए और सी के शेयर की कंपैरिजन में, ठीक है। शेयर ऑफ डी इज इक्वल टू हाफ द शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ सी इज 1.2 टाइम शेयर ऑफ ए। आपको पता है ना ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी क्या होगा। तो पहले यहां से देखो, हमारे पास एक ग्रुप है बीओडी का, ठीक है, और एक ग्रुप है ए और सी का। अब इनके बारे में आपको ये गिवन था कि जो बी प्लस डी है वो 14/11 टाइम ए प्लस सी का, तो ये अगर 11 है ना, तो ये आपके पास है 14, दोनों का समेशन हुआ 25। इस 25 की वैल्यू तो टोटल के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 1250। तो एक की क्या वैल्यू आई, एक की वैल्यू आई 50। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है, यानी कि आपको इतना तो पता चल गया इस क्वेश्चन में अभी तक कि हमारे पास ए प्लस सी कितना आएगा 550 रुपए, ठीक है, और बी प्लस डी कितना आएगा 700 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या क्या था कि जो हमारे पास डी का शेयर है वो कितना है, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, ठीक है, और जो सी है उसका शेयर है 1.2 टाइम्स द शेयर ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से हमको कैसे भी चारों का शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, अब यहां से शुरू करो कि ए और सी में रिलेशन क्या था कि जो सी है उसका शेयर कितना है 1.2 टाइम शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर अगर मैं 5 मान रहा हूं तो इसका 6 होता, तो 5 और 6 11, यानी कि 11 की वैल्यू आपके पास अगर 550 रुपए है तो एक की वैल्यू कितनी आई 50 रुपए, ठीक है। यानी कि जो ए है इसका शेयर निकाल लिया कि 250 रुपए आएगा, और इसका शेयर हमने निकाल लिया कि 300 रुपए आएगा। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में, जो डी है उसका शेयर ए का आधा है, यानी कि जो डी है इसका शेयर कितना हो जाएगा इस ए का आधा 125 रुपए, ठीक है। और जो बचा हुआ बी उसका शेयर कितना आ जाएगा, उसका शेयर आपके पास आ गया 700 में से आप हटा दो 125, तो बच गया 575। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना आसानी से। क्या निकालना था मुझे, ए प्लस बी, ए प्लस बी करने पर क्या मिला 250 और 575, और किस इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा सी प्लस डी, यानी कि ये 125 और इधर ये 300। तो ऐसे समझो आप, यहाँ गैप कितने का, यहाँ गैप आपको दिख रहा है 450 का, ठीक है, पॉजिटिव गैप है। और यहाँ गैप कितने का है ए और सी में, आपको नेगेटिव में दिख रहा हो तो -50 करना पड़ेगा। कितना आंसर आ जाएगा 400 रुपए, 400 का गैप है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे करा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको? A container contains 71.2 liters of pure milk. 20% milk taken out and replaced by water. Process repeated n number of times. Find the minimum value of n for which milk concentration becomes less than 46.8%. तो आप मुझे ये बताओ कि एक बार जब मैंने प्रोसेस करा तब कितना मिल्क रह जाएगा। देखो प्योर मिल्क को आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो हर एक स्टेप के बाद आप कह सकते हो कि जो 71.2 था वो कितना हो गया, 20% 1/5 होता है, तो यानी कि 4/5 टाइम्स रह गया। तो एक स्टेप के बाद ये 4/5 टाइम्स रह गया मिल्क, ठीक है, बाकी का पानी आ गया, इतना हमारे पास अब मिल्क बचा है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसको आप आगे बढ़ाओ, जैसे अगले स्टेप में भी क्या होगा, ये 4/5 हो जाएगा, अगले में भी 4/5 हो जाएगा। वैसे आपको कितने स्टेप चाहिए सच दैट ये वैल्यू आपकी 46.8% से कम हो जाए, ठीक है, इतना आपको समझना। अब देखो 46.8% यहाँ पर दिया, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना कि यहाँ पर जो मेरे पास 71.2 लीटर्स है, क्या उसका कोई रोल है? आप मुझे बताओ कि क्या इस वैल्यू को कोई भी रोल है? अगर यहाँ पर 100 लीटर होता तब भी मैं अगर सेम चीज कर रहा होता और यहाँ पर परसेंटेज के टर्म्स में है, तो क्या इसकी नीड है? क्या मुझे यहाँ पर 100 नहीं लेना चाहिए? यहाँ पर 71.2 लिखना गलत होगा, यहाँ पर मुझे 100 लिखना चाहिए, क्योंकि पहले मैं परसेंटेज में डील कर रहा हूँ, ठीक है, मैं परसेंटेज में डील कर रहा हूँ। पहले मेरा 100% था, जितना भी मेरे पास बड़ा कंटेनर हो 100% मिल्क मेरे पास था, ठीक है। उससे अगर परसेंटेज आपका 46.8 हो रहा है, तो देखो परसेंटेज के टर्म्स में आपको डील करना है, लीटर के टर्म में नहीं। 100% से क्या हुआ कि मिल्क आपका 46.8% से कम होना चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 100 लेना पड़ेगा। ये गलती आप मत करना कि आप यहाँ पर 71.2 ले लो, ठीक है। ऐसे कितने स्टेप हो सच दैट ये वैल्यू आपकी 46.8 से कम हो जाए, ये आपको बताना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब देखो 46.8 यहाँ पर गिवन है, अगर मैं 4/5 का स्क्वायर करता तब क्या आता? तब आपको पता है यार कि 16/25 आता, जो कि 64% होता है। ये तो एकदम गलत, ठीक है। अगर मैं एक पावर और ले लूँ तब क्या होगा? तो आपके पास आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 125। ये वैल्यू कितनी होती है? ये तो लगभग यार मुझे 50% से ज्यादा लग रही है ना। 64 बाय 125 आपकी 50% से ज्यादा है, तो ये भी नहीं, इससे भी काम नहीं बनेगा। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर क्यूब की जगह पावर 4 ले लूं तब क्या होगा? तब आपको यहाँ पर मिलेगा 256 और यहाँ क्या मिलेगा 625। ये क्लियरली ये हमको दिख रहा है कि ये कम ही होगा, ठीक है। अगर मैं 256 बटे 625 कर रहा हूँ तो हाँ ये आपका 40.96% होगा, यानी कि आपको 3 साइकिल चाहिए, ठीक है, 3 नहीं 4, सॉरी, क्योंकि 256 क्या है, ये आपकी 4 की पावर 4 है, ठीक है, ये आपकी 4 की पावर 4 है और इसमें आपका परसेंटेज कम हो रहा है इस गिवन वैल्यू से, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4/5 हमने कितनी मान लिया? पावर 4 टाइम्स, तब जाके हमारा काम बना। अब ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्या आप आंसर 4 टिक कर दोगे इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि आपको 4 टिक करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार तो स्टेप हो गया था, 20% मिल्क टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, देन द प्रोसेस इज रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम। तो 4 बार तो हुआ, पर एक बार पहले हो गया, फिर n नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ प्रोसेस। तो एक बार जो प्रोसेस हो गया है उसको काउंट नहीं करना, अब कितनी बार करना है? 3 बार और करना है, ठीक है। तो ये 3 आपका आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस। 3.5 घंटे उसको लगते हैं 150 किलोमीटर ट्रेन से और रेस्ट बाय बस ट्रेवल करने में। अगर स्पीड 100, अच्छा, अगर वो 140 किलोमीटर बस से ट्रेवल करे और बाकी का ट्रेन से ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगता है? 3 आवर्स। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? तो देखो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे सही तरीका क्या करने का? सबसे सही तरीका ये है कि वैल्यूज अगर सिंपल है, जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यू सिंपल है, मुझे इतना पता है, तो आपको एक बार मल्टीपल देख लेने चाहिए। जैसे अगर 150 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रहा है तो कितना समय लगा? 150/t प्लस बाकी का डिस्टेंस कितना बचा? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर गया बस से, टोटल टाइम कितना था? 3.5 आवर्स, यानी कि मैं कह सकता हूँ 7/2, ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। दूसरे केस में क्या हुआ? 140 किलोमीटर बस से और बाकी का 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो मैं लिखूंगा 100/t प्लस 140 बस से है तो 140 डिवाइड बाई बी, ये कितना होना चाहिए? 3 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि 9 और 2 11, 11/3। इतना क्लियर हुआ आपको? अब देखो यार, यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना? मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, ठीक है। तो मैं ऐसा कौन सा ऑप्शन लूँ जिससे
कोई ना कोई अच्छा सा मल्टीपल मुझे मिल जाए। 70 लेने में मुझे लग रहा है कि 15/7 यहाँ पर दिक्कत दे देगा अगर मैं स्पीड लेता हूँ तो, ठीक है। तो इसलिए मैं 70 को हटाता हूँ। अभी पता नहीं कि गलत है कि सही है, पर मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं एक बार 75 लेके देखता हूँ। क्यों लेके देख रहा हूँ? क्योंकि 150 75 से कट जाएगा, है ना। तो एक बार अगर मैं ये लेके देखूँ तब क्या होता है। अगर मैं 150/75 करूँ तो यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि जो आपके पास 90/b था वो कितना होता, 7/2 में से आप माइनस कर दो 2 को, ठीक है। अगर आपने 2 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बचा, 3.5 में से आपने 2 हटा दिया, यानी कि 3/2 बचा, ठीक है। उसको काटा 30 हुआ, यानी कि जो बी आपके पास है वो कितना आ गया, 30 इंटू 2 यानी कि 60 आया बी। अब क्या बी बराबर 60 यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतना आपको चेक करना है, ठीक है। तो 100/t कितना हुआ, 100/t आपके पास 100/75 यानी कि 4/3, बहुत बढ़िया। इसके बाद 140/60, अब ये कितना होगा, 140/60 आप कह सकते हो कि 7/3, ठीक है ना। ऐड करने पर 11/3 आ भी गया, तो बस वेरीफाई हो गया। ऐसे आपने वेरीफाई कर लिया, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये तो समझ में आया कि मैंने 75 ही क्यों लिया, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ये आप लोग करोगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल प्री में भी पिछले साल आ चुका है 21 में, ठीक है। ये सवाल देखो, कुछ नया है इसमें थोड़ा सा। A sum of money becomes 35680 after 3 years and 53520 after 6 years at a certain rate percentage per annum compounded yearly. What is the compound interest on the same sum in the first case? देखो ये सवाल काफी अच्छा है। फर्स्ट केस से मतलब है कि स्टार्टिंग के 3 सालों में क्या इंटरेस्ट है ये आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये 0 ईयर्स है, ये 3 ईयर्स है और ये 6 ईयर्स है। अब यहाँ पर 0 से 3 तक जो फैक्टर होगा ना, वही फैक्टर 3 से 6 तक होगा, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 साल के बाद अगर आपके पास जो अमाउंट बनना था, ठीक है, ध्यान से सुनना, अमाउंट जो बनना था वो अगर है 35680, यहाँ से आपने जंप मार के अमाउंट कर दिया 6 साल के बाद 53520, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज हैं इनमें क्या रिलेशन है या फिर इनमें क्या रेशियो हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये इंटू 3/2 है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे पास प्रिंसिपल था स्टार्टिंग में, उसका भी मुझे जब 3/2 करना पड़ेगा तब मुझे ये मिलेगा 35680। ये आपको क्लियर हुआ। अगर मैं इस वैल्यू को 2/3 कर लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये अगर 2 है तो ये 3 है। इतना समझ में आया आपको। अब देखो 3 की वैल्यू आपको पता है, आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट, यानी कि आपको ये एक निकालना है। तो इस एक की क्या वैल्यू होगी, अगर 3 की वैल्यू ये है तो आप सिंपली इस वैल्यू को 35680 को 3 से डिवाइड करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। कैलकुलेटर से अगर मैं आपको बताऊं सोल्व करके तो ये कितना आ रहा है, 11893.33, ये आपका आंसर आ रहा है। आपको इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन देखना है तो 11893 हम लोग टिक कर देते हैं, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है और ये मैं आपको पहले करा चुका था, ठीक है। ये क्वेश्चन मॉक में आया था, इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले करा चुका था। ये सॉल्यूशन आप लोग देख लेना, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट के जब मैंने आपको सवाल कराए थे तो उसमें ये सवाल मैंने आपको सेम ऐसे कराया था। तो उन वीडियो को देखते रहा करो यार, वो सब काम की वीडियो है। सिलेक्शन पोस्ट के सवाल हो गए, सीडीएस में जो सवाल आए थे अच्छे अच्छे वो भी कराए थे, उनको पूरा पूरा देखो, ठीक है। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये सब काम की चीजें, ये पेपर में डायरेक्ट आपके आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल देखो, इसमें मुझे भी काफी दिक्कत हुई थी, देखता हूँ कि इसमें क्या चक्कर है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मैं इसको एक्स मानता हूँ। इसकी मुझे कोई ट्रिक वगैरह नहीं पता, तो अगर नहीं हो पाए तो मैं ये आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। अगर ये मैं एक्स मान के चल रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आपने बोला यार कि 3+4 अंडर रूट, फिर वही चीज लिखी हुई है ना, अंडर रूट में 3+4 वही अंदर रिपीट हो रहा है, मतलब पूरा पूरा लिखने की जरूरत है नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूँ यार कि जो एक्स स्क्वायर है वो बेसिकली है क्या, वो मेरे पास है 3 प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, और ये वैल्यू आपकी एक्स थी अंडर रूट के अंदर, तो ऐसा आपके पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। शायद मैंने पहले गलती करी होगी सॉल्व करने में, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0, क्या फैक्टर बनने हैं, फैक्टर तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनने, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। x बराबर माइनस बी, यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यार यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 4ac करूँगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लस का 28 आया, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं कर दी,
अच्छा प्लस का 12, सॉरी, टोटल करने पर बाद में 28 आएगा, वो मैंने जल्दी कर दिया। डिवाइड बाई 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया। एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 2 प्लस माइनस रूट 28 का मतलब हो जाएगा 2√7, तो केवल यहाँ पर 7 बचा, अंडर रूट में 7। ठीक है, और मैं प्लस साइन अगर देखना चाहता हूँ तो 2 प्लस रूट 7 आपका आंसर होना चाहिए, ये आंसर है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, वैसे यही है आई थिंक करेक्ट आंसर, माइनस बी प्लस माइनस, हाँ ठीक है, 2 आएगा एक तरफ, तो वो नहीं दिख रहा है आपको। तो इस सवाल को देखो, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ शायद, जहाँ तक याद आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो, इस तरह के सवालों में मैंने आपको ब्रेक करना बहुत अच्छे से सिखाया था कि कैसे आप जल्दी से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमारे पास जल्दी आंसर आए। ये आपका रूट ए प्लस रूट बी की फॉर्म में है ना, यानी कि इसको आपको अंडर रूट से फ्री कराना है पहले, ठीक है, इसको आपको देना पड़ेगा फ्रीडम, तभी ये क्वेश्चन आपको हो पाएगा। जैसे इसको फ्रीडम देना चाहते हो तो कैसे फ्रीडम दोगे, ये आपको दिख रहा है कि जो मेरे पास लिखा हुआ है ना 2√21, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स √3 इंटू √7, और तो कोई तरीका है नहीं। आपको पता है √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 3 और 7 10, तो बस आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, अंडर रूट में √7 माइनस √3 इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर आओ, इसको कैसे ब्रेक करोगे, यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 इंटू √5, और वहां पर क्या बनना है 8, अब वहां आप कैसे पहुंचोगे 8 तक, ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है मेरे पास, फिर से देखता हूँ एक बार, 2 टाइम्स √5, केवल इतना लिखा हुआ है, वहां पर क्या है 8 है मेरे पास, तो 8 कैसे बनेगा। तो यार यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन है, वो करेक्शन इसीलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ पर √15 है एक्चुअल में सवाल में, ठीक है, यहाँ पर क्या है 15 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर आपके पास 15 है। ठीक है, तो 2√15 ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बना 2 टाइम्स √3 इंटू √5, टाइपिंग में शायद वहां पर एरर हो गई हो। अब आप ऐसे ही देख लो कि √3 स्क्वायर यानी कि कितना हुआ 3, 3 और 5 8, वो वहां पर गिवन है, यानी कि ये जो टर्म है ना एक्चुअल में ये क्या है हमारे पास √5 प्लस √3 इसका स्क्वायर है, और ये अंडर रूट के अंदर है। अब इसको आप लोग अंडर रूट से हटा दो, बस क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं ज्यादा। तो पहला टर्म मेरे पास आया √7 माइनस √3, ठीक है, दूसरा टर्म क्या आया √5 प्लस √3, तो इधर कैंसिल हो गए दोनों आपके, यानी कि ए की क्या वैल्यू है, तो यार आपने बोला कि ए की वैल्यू है 7, या फिर 5 ले लो, एक ही बात है, बी की वैल्यू है 5, तो आपको क्या निकालना है अंडर रूट 35, आपको पता है 6 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 5.9, इसको टिक मार सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस सवाल को देखो। तो ये सवाल है, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरे मेथड से भी हो जाएगा कि आप रेशियो बराबर कर दो, और एक आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपके पास है, मैं यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ। इस वाले केस में नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो वो आपके पास होता है 100x प्लस वाई, फिर है प्लस 2xy, और ये डिवाइड हम लोग करते हैं 200 प्लस एक्स प्लस वाई से। अब देखो एक्स और वाई का साइन डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, लॉस जब भी होगा तब आप उसका साइन नेगेटिव लोगे। जैसे इस केस में एक्स की वैल्यू आप लोगे +32 और वाई की वैल्यू आप लोगे -28। ठीक है, डाल दो यहाँ पर, तो क्या आंसर आएगा, 100 को किससे मल्टीप्लाई करा 32 माइनस 28 यानी कि 4 से, फिर क्या ऐड करा, अब देखो ऐड नहीं क्योंकि वहां पर माइनस साइन आ जाएगा, तो -2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट कितना होगा, आपको दिख रहा है 32 यानी कि 30 प्लस 2, और 28 यानी कि 30 माइनस 2, है ना, तो मैं कह सकता हूँ यार कि 900 में से 4 हटाना पड़ेगा, तो 896 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा 200 में क्या ऐड करा हमने 4, तो 204, केवल इतना ही तो सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू कितनी आई, 400 में से हमने हटाया 2 इंटू 896, ठीक है, तो मेरे पास आया माइनस का
1392, ठीक है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 204 से, डिवाइड कर लेते हैं 204 से, तो आपके पास आ जाएगा 6.82। कितना आया मेरे पास, माइनस का 6.82%, यानी कि इसका इतने का मेरे पास लॉस हुआ, ठीक है, 6.8% का क्या है, लॉस हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस सवाल को। क्या गिवन है इस सवाल में, अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन इक्वल थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 43940 ईच अलाउइंग 8 1/3% कंपाउंडर्स एनुअली, तो सम कितना बोरो हुआ था, तो ये सवाल है जो आपको करना है। देखो 8 1/3% जो मेरे पास है बेसिकली, वो बेसिकली होता क्या है, तो आप कह सकते हो कि 1/12 है, तो पहले साल मैं कह सकता हूँ 12 से 13 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे साल के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 144, यहाँ से आपके पास बनेगा 169, ठीक है, फिर आपको इनके क्यूब लिखने पड़ेंगे। अब देखो ये सब करने से अच्छा है, ये होता है कि आपको निकालना क्या है, जो सम बोरो हुआ है, जब हम समेशन करते हैं ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो होता है जो सम हमने बोरो करा, यहाँ पर जो होता है हमने टोटल अमाउंट जो पे करा पूरे लोन को वापस से चुकाने के लिए, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है। अब देखो ये वैल्यू जो भी इधर आएगी ना यार, वो 12 का मल्टीपल होगी, ये मुझे पता है, ठीक है, वो 12 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ ऑप्शन से कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 12 की मल्टीपल है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन को कैसे करा। अब 12 का मल्टीपल हो तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल ये तो नहीं है, इसको हटा दो। इधर देखो यहाँ पर 14 समीशन आ रहा है, ये भी नहीं है। इधर देखते हैं, यहाँ पर समीशन क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 15 आ रहा है, तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, तो इनमें हम लोग फंस गए, ठीक है, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल और ये 4 के भी है, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। कितना आपको क्लियर हुआ। अब देखो, क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो क्वेश्चन पूरा ही करना पड़ेगा। इस 13 की वैल्यू क्या है, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 43940 का, तो यहाँ से आप 12 की वैल्यू निकालोगे, क्या वैल्यू आएगी 12 की मेरे पास, ठीक है, इस वैल्यू को पहले डिवाइड करते हैं, 43940 डिवाइड बाय 13, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 12 से, आपके पास ये कितना आया 40560, एक तरफ ये हुआ। इसी तरीके से आप इसको इक्वेट करोगे तब मुझे बताओगे कि 144 की क्या वैल्यू आ रही है। ये स्टेप इसमें करने पड़ेंगे अब, ठीक है, क्योंकि आप उसे ऑप्शन से नहीं कर पाए इसीलिए, ठीक है। 43940 उसको डिवाइड कर रहे हैं 169 से, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो हमारे पास ये आया 144 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, तो ये हमारे पास आया 37440, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा 1728, और यहाँ पर क्या आएगा 2197 क्यूब। अब इसको इक्वेट करो इससे, तब क्या आएगा, मेरे पास है 43940, इसको डिवाइड करना है 2197 से, ठीक है, तो 20 आया, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1728 से, तो आपके पास आ जाएगा 34560। अब यहाँ से आप ये देख लो, पूरा आप ऐड ना भी करना चाहो तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर लास्ट में बन जाएंगे 2 जीरो और ये 60 रह जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में 60 आना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया काफी अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या गिवन है सवाल में आपको, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको करा देता हूँ दोबारा। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड आर पॉसिबल, यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पर पॉसिबल आएगा, सच दैट द सम ऑफ टू साइड्स इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम ऑफ टू साइड 16 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला वगैरह आप लोग पता कर लेना, मैं आपको प्रोसेस जो है वो समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उस प्रोसेस से क्वेश्चन में अगर चेंज होगा, जैसे कल को यहाँ पर सम ना देकर अगर वो आपको दे दे प्रोडक्ट, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। देखो समेशन हमारे पास 16 आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, हमने लिखा ए बी और सी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको बनाने हैं, इतना हमको पता है, ठीक है। सम ऑफ टू साइड कितना आया 16 आया, तो आप पहले मुझे बताओ कि अगर मैं ए और बी को बराबर करके 16 बना दूं, ऐसा मैं कर सकता हूँ, तब सी की कितनी वैल्यू आ सकती है आप मुझे बताओ। तो देखो सी की काफी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, आप बोलोगे यार कि सी की वैल्यू मैं एक भी ले सकता हूँ, मैं दो भी ले सकता हूँ, मैं तीन भी ले सकता हूँ, ऐसे करके मैं 8 नहीं ले सकता, बस 8 को मैं हटा दूंगा और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 8 8 तो समीशन 16, 16 से कम यानी कि 15 तक मैं जा सकता हूँ। इतना आपको क्लियर हुआ,
कि मैं 15 तक जा सकता हूँ, उससे को एक्सीड नहीं कर सकता। और क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पर 8 हमने डिस्कार्ड करी, 8 क्यों डिस्कार्ड करी? ताकि इक्विलेटरल ना बन जाए, ठीक है। यानी कि 14 ट्रायंगल्स तो मुझे इसी केस में मिल गए, 14 ट्रायंगल मुझे इसी केस में मिल गए, ठीक है। अब आगे बढ़ो, और क्या पॉसिबिलिटी है यार, और मैं कैसे 16 बना सकता हूँ? अब देखो एक चीज मैं ये भी तो कर सकता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए मैं यहाँ पर साइड ए और सी की हेल्प ले लूँ, ठीक है। अब ये हेल्प कैसे होगी? जैसे मैं ए को 1 मान लेता हूँ, तो मैं सी को 15 भी तो ले सकता हूँ। अगर मैंने ए को 1 लिया, सी को 15 लिया, तो भी समेशन कितना हो गया मेरे पास? तो भी समेशन मेरे पास कितना हो गया? टोटल में 16 हो गया। पर इस केस में ध्यान से सुनना, आप इस केस में बी को क्या 1 ले सकते हो, आइसोसेलेस तो बनाना पड़ेगा, पर इसमें आप बी को 1 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये 15 बहुत ज्यादा हो जाएगा, समेशन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तीसरी साइड का जो वैल्यू जो आएगी वो 2 साइड के समेशन से ज्यादा नहीं हो सकती, ये आपको पता है। तो इस बी को आप क्या ले सकते हो, अब मुझे ये बताओ। तो आपने बोला बी को हम 15 ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने 15 लिया तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, 15-15 एक वाला पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से मैं और केस बना सकता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो मैं अगर इसको 2 ले लूँ तो मैं यहाँ पर 14 ले सकता हूँ, और उस केस में मुझे इसे फिर से 14 लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको 3 ले सकता हूँ, मैं इसको 13 ले सकता हूँ, फिर से मुझे इसे 13 लेना पड़ेगा। ऐसे करके और भी केस बनने उनको लिख लेते हैं। जैसे इसको 4 लिया तो यहाँ पर 12 आया, इसको भी 12 लेना पड़ेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसको अगर 5 लिया तो यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फिर से 11, ठीक है। अब आगे बढ़ो। वैसे इतना होने के बाद ही आपको समझ जाना चाहिए था कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत केस बनने तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। पर फिर भी अगर हम ए को यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ ए बी सी, अगर मैं ए को 6 ले लूँ तब पूरा करने के लिए यहाँ पर ये 10 होना चाहिए। अब इस केस में भी मैं यहाँ पर बी की क्या वैल्यू ले सकता हूँ, मुझे ये बताओ। देखो इसमें अगर मैं बी को 6 लूँ या फिर मैं 10 लूँ, तो दोनों केस पॉसिबल आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें बी को 6 भी ले सकता हूँ, मैं इसमें 10 भी ले सकता हूँ। ये आपको समझ में आया? क्योंकि 6-6-12 वो सी से कम है, और सी से ज्यादा है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर मैं 10 भी ले सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 7 ले रहा हूँ तब ये 9 हुआ, और इस केस में फिर से मैं 7 और 9 दोनों ले सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको 8 लूँ, देखो 8 वाले केस तो हम ले चुके हैं, ठीक है। 8 हमको नहीं लेना, 8 वाले हम ले चुके हैं। अगर मैं इसको 9 ले रहा हूँ, अब 9 लेने में क्या प्रॉब्लम है? देखो 9 लेने में प्रॉब्लम ये है कि इसको आप क्या लोगे, पूरा करने के लिए 7 लोगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, या तो 7 या फिर 9, और ये वैल्यू पहले ही यहाँ पर ले चुके हो, यानी कि अब हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर रिपीटेशन हुआ तो इसको हम हटा देंगे, क्योंकि रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप मुझे काउंट करके बताओ कि कितने ट्रायंगल हुए? 14 ट्रायंगल आपके यहाँ पर हुए थे। एक ये 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। और ट्रायंगल बताओ कहाँ पर आएंगे? 19 तक हमने काउंट कर लिया। यहाँ पर 20, 21 दो बनने थे यहाँ पर, ठीक है, और 2 यहाँ पर। तो हमारे पास कितने बन गए? टोटल में 23 बन गए, 23 ट्रायंगल्स, और शायद एक हमसे मिस हो गया हो, तो उस हिसाब से 24 आपका आंसर है। शायद इक्विलेटर वाले को भी काउंट कर लिया हो, वो हमको पता नहीं, ठीक है। पर 23 ट्रायंगल वैसे तो हमारे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। आप बता देना कोई मिस होकर हो गया हो तो। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। ये आपका मैनुअल अप्रोच है, मैनुअली आप ऐसा कर सकते हो। डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक होता है, वो आप लोग देख लेना कहीं आपको मिल जाए तो, ठीक है। पर ऐसे करोगे तो यहाँ पर अगर कल को सम की जगह डिफरेंस भी दे दो तो भी आप कर लोगे। डिफरेंस की जगह आपको यहाँ पर इन लोगों ने मल्टीप्लीकेशन भी दे दिया, दो साइड का मल्टीप्लीकेशन 20 सेंटीमीटर है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर ये अप्रोच आपको आता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार ये, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कमाल की बात ये है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लो एक बार, क्योंकि ये अगर आपके पेपर में आ गया तो ये आपको आना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या गिवन है आपको कि क्यूटी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये मैं अल्फा मान रहा हूँ ना, तो इधर ये भी अल्फा होना चाहिए। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब आप मुझे ये बताओ यार कि अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लूं, एक सेकंड के लिए अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लूं, तो क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? तो आपको पता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये आपका बीटा आया। अब समेशन देखो, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, तो यानी कि ये जो एंगल है ये कितना आया? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है कितना बन गया? अल्फा प्लस बीटा। ये एंगल आपका बन गया अल्फा प्लस बीटा, और ये एंगल कितना आया? ये भी अल्फा प्लस बीटा। तो जो आपके पास पी क्यू टी है, ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि इसमें दो एंगल अपोजिट बराबर है आपस में, ठीक है। दो एंगल आपके पास बराबर आ गए, तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो साइड पी क्यू आपकी है, मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, जो साइड आपकी पी क्यू है ये पी टी के बराबर है। पी क्यू बराबर पी टी, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में काफी चीजें आसान हो चुकी है, ठीक है।
तो आपको पता ही होगा एक रूल, पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आपने बोला यार कि ये बराबर होता है पी आर इंटू पी एस के। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या निकालना है मुझे? पी एस निकालना है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। आर टी कितना गिवन था आपको यार? आर टी आपको गिवन था कि 9 है, और क्या गिवन था? रेड कलर से शो करते हैं तो दिखने में आसानी होगी थोड़ी। आर टी आपका 9 था और टी एस कितना था? 12 था। ठीक है, अब देखो ये 9 और ये 12, तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू तुम्हें गिवन है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू किसके बराबर है आपका? पीटी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ पीटी स्क्वायर किसके बराबर? पी आर। अब पी आर कितना होगा? देखो पी आर आप कह सकते हो कि कंप्लीट पी एस में से अगर मैं 9 और 12 यानी कि किसको माइनस कर दूं तो ये आपका, ऐसे मैंने लिख लिया पी आर, और यहाँ पर तो पी एस है ही, अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? पीटी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पीटी आपका पी एस माइनस 12, सही कह रहा हूँ मैं? पी एस माइनस 12, इसका स्क्वायर जो है किसके बराबर है? पी एस माइनस 21 इंटू पी एस। ठीक है, अब यहां तक अगर आपने क्वेश्चन को कर लिया तो आप इसको आगे कैसे करते? क्वाड्रेटिक बन जाती वैसे तो, पर यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होते, जो आपको ऑप्शन मिले होते, आप उनसे इसको आराम से कर सकते थे बाय ऑप्शन। आप यहाँ पर डाल देते, ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको दिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो रहा था। पी एस बराबर 48 आपका आ जाएगा बाय ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की मदद से आप इसमें वैल्यू डालते तो आराम से आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, क्या गिवन है सवाल में आपको? इसमें आपको ये गिवन है, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 68,000 फॉर 3.5 ईयर एट 10% पर एनम। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखो देखने में तो आसान लग रहा है क्वेश्चन, पर कैलकुलेशन इसमें काफी सारी है, क्योंकि आपको 3.5 साल का पूछा गया है ना। तो एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हर साल 10% की एक साइकिल हमारी चल रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 10 से हमारा मामला हो गया 11, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, पर अगला साल जो था वो पूरा नहीं हो पाया, यानी कि 5% की एक साइकिल चल पाई। 5% की साइकिल का मतलब है जो चीज 2 थी, 20 थी, वो 21 हुई। ठीक है, यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल है, यहाँ से आपके पास अमाउंट आया, उनका डिफरेंस जो होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मल्टीपल हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो एक तरफ मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल, जो आपके पास आ जाएगा 2 के बाद 4 जीरो। यहाँ बताओ कितना आ रहा है? 1331 इंटू 21, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर 27951, यानी कि ये जो वैल्यू आपकी है, ये डिफरेंस जो है 7951 का, इसका ही मल्टीपल मेरा आंसर होना चाहिए, और ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू 20,000 है, ये एक्चुअल में किसके बराबर है? 68,000 के। तो 3 जीरो से मैं 3 जीरो काटने वाला हूँ। ठीक है, 20 की वैल्यू का 68 है, तो 1 की वैल्यू क्या हुई? 1 की वैल्यू आपने बोला 3.4 हो गई, तो इसको मैं 3.4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को मैं 3.4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। 7951 को मल्टीप्लाई कर लिया 3.4 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 2703.4। वैसे भी आप देखते हैं लास्ट में 0.4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने। इसमें तो कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में, ज्यादा दम नहीं है सवाल में, फिर भी कर लेते हैं, भाई गया तो डायरेक्ट मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। 9 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा 3 टाइम्स √3xy। ठीक है, तो 9 टाइम्स 81 माइनस ये वैल्यू कितनी गिवन थी? एक्स वाई आपको गिवन था 2√3, तो 2√3 इंटू 3√3 यानी कि 6 इंटू 3, आपके पास आ गया 18। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 63 से। कितना आ जाएगा मेरे पास? 63 इंटू 9, 567, ये आंसर है। अगला सवाल ये है आपके सामने भाई, ऑलिव बोर्ड का सवाल है, बढ़िया लग रहा है सवाल देखने में काफी। क्या गिवन है इसमें आपको? फॉर अ जिम सेटअप 3 पार्टनर्स ए बी सी इन्वेस्टेड टुगेदर। ए ने इन्वेस्ट करा 1/4 पूरे इन्वेस्टमेंट का 1/x ऑफ टोटल टाइम पर। बी ने इन्वेस्ट करा 1/3 2/x टाइम पर। ठीक है, और सी ने इन्वेस्ट करा
रिमेनिंग अमाउंट पूरे टाइम के लिए। तो जो प्रॉफिट हमारे पास हुआ 52,000, उसमें सी का शेयर अगर 3,000 था तो एक्स की क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करोगे इस सवाल को? देखो, सी का जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, आप पहले मुझे ये बताओ, या फिर आप ऐसे समझो कि मैं लिख रहा हूं ए बी सी। ए ने कितना इन्वेस्ट करा था, 1/4 पूरे इन्वेस्टमेंट का। बी ने कितना करा था, 1/3 पूरे इन्वेस्टमेंट का। सी ने करा था रिमेनिंग। अब देखो 1/4 1/3 कितना होता है, ये आपको हो गया 7/12। तो जो बचा हुआ 5/12 है वो किसने इन्वेस्ट करा है, वो आपका इन्वेस्ट करा है सी ने। ठीक है, अब जो इनका टाइम पीरियड है वो तो हमको पता नहीं है ना। टाइम पीरियड यहाँ पर आपको एक्स के टर्म में दे दिया फॉर 1/x ऑफ टोटल टाइम। बी के बारे में क्या दे दिया, 2/x ऑफ टोटल टाइम। और सी के बारे में दे दिया कि इसका कंप्लीट टाइम यानी कि होल टाइम, तो उसको मैं लिखूंगा 1। ठीक है, उसके लिए इसका इन्वेस्टमेंट था, तो आप सिंपली नीचे टाइम लिख लो। यहाँ पर कितना टाइम था, 1/x। यहाँ पर क्या टाइम था, 2/x। बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो पूरे टाइम के लिए था यानी कि 1 टाइम के लिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या रेशियो है, 1/4x। तो इसको अगर 1/4x मिल रहे तो इसको कितने मिलने चाहिए थे, इसको मिलने चाहिए थे 2/3x। और इसको कितने मिलने चाहिए थे, इसको मिलने चाहिए थे पूरे 5/12। अब इसका आप सिंपल रेशियो लिखो। सिंपल रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस x को हटाना चाहता हूँ, तो मैं पूरे को 12x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो चीज मेरे पास आई है इसको मैं 12x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ABC क्या आएगा, देखो आप लोग, तो देखो यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपके पास आ गया 2 × 4 यानी कि 8। और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ आपके पास आ गया 5x। ठीक है, अब आप यहाँ से सी का अमाउंट निकाल सकते हो। सी का अमाउंट क्या होना चाहिए, 5x डिवाइड बाय 11 + 5x। ये वैल्यू किसके बराबर है, जितना पैसा सी को मिला जो कि आपके पास था 3,000 डिवाइडेड बाय जितना मिलना चाहिए, जितना टोटल है, सॉरी 2 0 से 2 0 काट दी मैंने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है अल्टीमेटली, ये काम आपका है। 5x अपॉन 11 + 5x आपका कितना आना चाहिए, 30/52। और मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो 15/26 आना चाहिए। ठीक है, 15/26 कब आएगा, अगर मैं x को 3 ले लूं तो 26 आ जाएगा, बिल्कुल x बराबर 3 आपके पास आ गया। ऐसे ही देख लो ना, 3 × 5 15 और 11 + 15 हो गया 26। ठीक है, तो 3 आपका आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और मेथड भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे करा है। ये सवाल है, आसान क्वेश्चन है काफी। ये फिगर आपको गिवन है, ओ आपका सेंटर है सर्कल का, एंगल DAB, ये वाला एंगल आपको गिवन है कि 40 डिग्री है। ठीक है, AB पैरेलल है CD के। अच्छा, AB पैरेलल CD के ना, तो आप तुरंत ये समझ जाओ कि ये जो एंगल ये भी 40 है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, ये बात समझने में बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या बताना है कि एंगल CED का मेजर क्या होगा। तो देखो एंगल CED हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसको एक साइक्लिक सा बना दूं, क्वाड्रिलेटरल। ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बन गया। मुझे ये बताना है, यानी कि अगर मुझे ये एंगल कैसे भी पता चल जाए ना, तो मैं इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकता हूँ। अब देखो, क्योंकि मेरे पास ओ सेंटर था तो AD डायमीटर हुआ, AD डायमीटर तो ये 90 हो गया। अब अगर ये 90 है तो आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये 90 है, ये 40, तो आपके पास 50 आया। अगर ये 50 है तो इसके अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल कितना होना चाहिए, 180 - 50 यानी कि 130 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। ठीक है, तो गाइस यही था आज की वीडियो में, सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। बाय बाय एंड टेक केयर।